हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि ये मेटल्स हमें मिलते कैसे हैं, जो ये मेटल्स हमारी अर्थ में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो होगा अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि जो मेटल्स हैं हमारी अर्थ में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। बेटा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसमें हमें उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सबसे पहला वर्ड है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? बेटा जो मिनरल्स हैं उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब जो हमें अर्थ में मेटल्स मिलते हैं या कोई कंपाउंड मिलते हैं नेचुरली, अपने आप ही जो मिलते हैं बेटा, उन्हें हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। तो हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस में से बेटा, वो सारे के सारे मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बेटा एक टर्म आती है ओर्स। अब बेटा ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मैटर एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है बेटा, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एक बार समझते हैं मतलब क्या हुआ। बेटा मान लिया हमारे पास एक माउंटेन है, इतनी बड़ी माउंटेन है, और मान लेते हैं इस माउंटेन में हमें पता चला कि इसमें क्या है, आयरन है। अब बेटा माउंटेन तो काफ़ी बड़ी होती है, जो पहाड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, और अगर इसमें सिर्फ जो आयरन मिले, आयरन है 10 किलो, तो बेटा एक चीज़ बताओ, इतने बड़े पहाड़ को तोड़कर सिर्फ 10 किलो आयरन के लिए इतना बड़ा पहाड़, तो इतना बड़ा जो माउंटेन है इसको ब्रेक करना, इतनी मेहनत करना कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। और बेटा अगर एक माउंटेन दूसरा है और इसमें 1000 किलो है क्या आयरन, अगर इसमें 1000 किलो आयरन मिले तब तो बेटा हमें लगता है हाँ भाई हम कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। जितनी मेहनत हम करने लग रहे हैं इस माउंटेन को ब्रेक करने के लिए, इस आयरन को निकालने के लिए इसमें से, तो बेटा हम इसमें से कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो बेटा जैसे डेफिनेशन में लिखा था, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। पर्टिकुलर मतलब जो एक स्पेसिफिक मेटल हमें चाहिए, अगर उसकी परसेंटेज किसी जगह पर बहुत ज़्यादा है और बेटा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, मतलब जब उसको हम आगे बेचें तो हमें फ़ायदा होगा, तो बेटा ऐसी जो जगह होती है उन्हें बोलते हैं ओर्स। ठीक है बेटा, उन जगह को बोला जाता है ओर्स। अब बेटा चलो हमने किसी भी जगह से कोई मेटल निकाला, मान लिया इस माउंटेन से ये आयरन निकाला, लेकिन बेटा ये जो आयरन निकला ये प्योर तो होगा नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी होंगे, जैसे मिट्टी होगी इसके साथ में या कोई, तो बेटा ऐसे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं गैंग्यू। अब बेटा इसको समझ लेते हैं ये क्या है। जो भी हमने इस माउंटेन से मेटल निकाला इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं ओर्स। बेटा जिस ये जो ओर हमने निकाली है, जो ओर एक्सट्रैक्ट किया है हमने, बेटा ये कंटेमिनेटेड होती है विद लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी होंगी। इम्प्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है, सॉयल की फॉर्म में हो सकती है, सैंड की फॉर्म में, या ETC। तो बेटा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं जब हम किसी भी जगह से कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जितनी इम्प्योरिटी साथ में निकलेगी बेटा वो जो इम्प्योरिटी होती है उनको बोला जाता है गैंग्यू पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, ये 3 कॉमन टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होती हैं, और गैंग्यू क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये इन तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब हमने इस चैप्टर में बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। अब एक बार उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं कि हमें इस जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें हम कौन से मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ बना लेते हैं। उम्मीद है अब तक तो याद हो गई होगी आप लोगों को। एक बार उसको फटाफट बना लेते हैं। इस बार याद करने का तरीका लिखूंगा, इसमें जो लिखेंगे हम लोग वो होंगे सिर्फ उनके सिंबल्स।
पॉपुलर साइंटिस्ट कनिंग मेड अ जू इन लंडन हॉट सिटी मेड अप ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ना हम ये जो मेटल्स हैं इनको कुछ कैटेगराइज करेंगे। जो बेटा एल्यूमिनियम तक मेटल्स हैं, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, यहाँ तक, ये तो है बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारे हैं जिंक से लेकर कॉपर तक, ये मीडियम रिएक्टिव है बेटा। रिएक्टिव तो हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। और बेटा जो लास्ट में है सिल्वर और गोल्ड, ये है नॉन रिएक्टिव। ये कौन से हैं? नॉन रिएक्टिव। ठीक है बेटा, अब उसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, अब हम देखेंगे कि इन मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेटा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, जो ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इन सब को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और बेटा जो नॉन रिएक्टिव हैं ये हमेशा नेटिव स्टेट में ही मिलेंगे, फाउंड इन नेटिव स्टेट। मतलब जो आपका सोना होता है वो बेटा सोने की फॉर्म में ही मिलता है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं होती। ठीक है, इसमें कुछ भी केमिकल प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जितने मेटल्स हैं जो मेनली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाईली रिएक्टिव को कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से। मीडियम रिएक्टिव को बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और बेटा जो बिल्कुल कम रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव कह सकते हो आप लोग, वो हमेशा हमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं। अब बेटा इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस टेबल में पूरा प्रोसेस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार उस टेबल को बना लेते हैं और आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम डिस्कस करें कि ये जो मेटल्स हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक टेबल है, एक बार हम उस टेबल को समझते हैं। बेटा सबसे पहले जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिली वो क्या थी? वो है ओर। ठीक है, हमें सबसे पहले मिली है ओर। अब बेटा जो ओर हमें मिली, जो हमने एक्सट्रैक्ट की, उसका हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है बेटा, हम लोग जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं, जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उस ओर के साथ सैंड हुई, डस्ट हुई या कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी जिसको हम लोग हटा दें, ठीक है, हम वो चीज़ें हटा देते हैं। जो हमें फिर मिलती है वो मिलती कंसंट्रेटेड ओर। मतलब उसमें क्या है, जो हमें मेटल चाहिए वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, गैंग्यू पार्टिकल्स बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन में क्या है कि वो जो गैंग्यू पार्टिकल्स को हम लोग उससे हटा देंगे। अब बेटा हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। सबसे पहले कौन से थे? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी मतलब रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती। उसमें कौन से थे? सोडियम, पोटेशियम अप टू एल्यूमिनियम, है ना। अब बेटा ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है? बेटा इनके प्योरीफाई करने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। इसमें आप लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ा था आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उसमें जब हम बीकर में वाटर को लेते थे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब किया हमने, तो जो H2O था किस में टूट जाता था? H2 प्लस O2 में।
बेटा कुछ सिमिलर प्रोसेस ही हम लोग इसमें भी करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, मतलब जो हमें ओर मिली है उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमें उसके बाद क्या मिल जाता है, उसके बाद हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हाई रिएक्टिविटी वालों की बात। अब करते हैं मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे जिंक, आयरन, है ना। देखो जो पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो तो सब में करना पड़ेगा, बेशक मेटल हाई रिएक्टिव हो, मीडियम रिएक्टिव हो या फिर लो रिएक्टिव हो। ठीक है, ये स्टेप तो कॉमन है, उसके बाद ये कैटेगराइज होते हैं। अब बेटा जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर ली है, उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिव के मेटल्स हैं वो हमें जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो मिलते हैं बेटा, एक तो किसकी फॉर्म में, एक मिलेंगे कार्बोनेट की फॉर्म में, दूसरा मिलेगा बेटा सल्फाइड की फॉर्म में। अब बेटा कार्बोनेट मैंने आप लोगों को बताया था, जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट कैसा होता है, CO3, है ना। मतलब जो हमें मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे किस फॉर्म में मिलेंगे, ZnCO3, Fe2CO3, कुछ इस तरह से मिलेंगे। जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, इस फॉर्म में हमें ये मेटल्स मिलेंगे। अब बेटा सल्फाइड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मरकरी सल्फाइड, HGS। ठीक है बेटा, या फिर एक एग्जांपल और लिया जा सकता है हमारा जिंक सल्फाइड। ठीक है, जो जिंक है वो बेटा आपको CO3 की फॉर्म में मिल सकता है या फिर सल्फाइड की फॉर्म में भी। अब ये जो ओर्स मिली है हमें, इनको रिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है बेटा। अगर वो ओर कैसी हो, CO3 यानी कार्बोनेट ओर हो, तो बेटा उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। अब ये कैल्सिनेशन क्या है बेटा, ये जो कंसनट्रेटेड ओर्स हमारे पास, मान लिया जिंक कार्बोनेट है, हम इनको हीट करेंगे, लेकिन कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, when the process of concentrated ores taken place in limited supply of air, then this process is known as calcination। ठीक है बेटा, इसको समझते इसमें हो क्या रहा है। जिंक कार्बोनेट को जब आप लोग हीट करोगे, जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में प्लस CO2 में। ठीक है बेटा, कैल्सिनेशन समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन मैं भी लिखवा दूंगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस को अच्छे से हम कैसे लिखेंगे। अभी भी सिर्फ ये समझना है कैल्सिनेशन होता क्या है। जब किसी भी कंसनट्रेटेड ओर को, स्पेशली कौन सी ओर, कार्बोनेट ओर को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वो और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे बेटा जो सल्फाइड ओर्स हैं इसमें करते हम लोग रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग में बेटा कैल्सिनेशन का ऑपोजिट होता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। इससे बेटा जो हम सल्फाइड ओर को हीट करेंगे उसमें हम एक्सेस सप्लाई दे देंगे, किसकी, एयर की। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिया था हमने HGS का, मरकरी सल्फाइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर है तो मतलब ऑक्सीजन तो मिलेगी इसे। जैसे ही आप इसे हीट करोगे, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Hg2O प्लस CO2 SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हमारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होने के बाद भी किस में कन्वर्ट होता है, ये मेटल ऑक्साइड में, ऑक्साइड ऑफ मेटल हमें मिल जाएगा। ऐसे ही जब CO3 ओर का कैल्सिनेशन करोगे, ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ऑक्साइड ऑफ मेटल में। अब बेटा जैसे ही ये ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया हमें, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है बेटा, इसके बाद करते हैं रिडक्शन। हमें पता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, रिडक्शन से। इसी वजह से अगले स्टेप को भी हमने क्या बोला है, रिडक्शन टू मेटल। फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं बेटा, जिंक ऑक्साइड को देखते हैं। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ जिंक ऑक्साइड की इक्वेशन। जैसे हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया था, अब हमें करना है रिडक्शन। बेटा मेनली जो हम लोग रिडक्शन करते हैं उसमें यूज़ करते हैं C क्या होता है, कार्बन।
या फिर हम बोलते हैं कोक। ठीक है, अब जैसे ही ये इसके साथ रिडक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा ये, जिंक मेटल प्लस CO2 गैस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें जिंक मेटल। ठीक है, मेटल मिल गया हमें विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। अब उसके बाद क्या स्टेप होता है, उसके बाद स्टेप होता है बेटा, इस ये जो मेटल हमें मिला है, जो जिंक मिला है, इसको और भी ज़्यादा प्योरीफाई करना। ठीक है, उम्मीद है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा सबसे लास्ट में बात करते हैं इन मेटल्स की जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, जो ना के बराबर रिएक्टिव हैं। बेटा वो हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड ओर। और हमें पता है सल्फाइड ओर के साथ हमें क्या करना होता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा मेटल। ठीक है, और मेटल मिलने के बाद फिर क्या करेंगे, प्योरीफिकेशन का स्टेप आता है बेटा इसमें, कि जो हमें मेटल मिला है इसको प्योरीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये तीनों की एक्सट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे दो नए वर्ड सीखे, एक तो कैल्सिनेशन है, एक है रोस्टिंग। आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है कि जो CO3 ओर्स हैं, या फिर जिन्हें हम एक नाम से और जानते हैं कार्बोनेट ओर्स, जो बेटा कार्बोनेट ओर्स हैं उसका हमेशा कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। याद करने का तरीका है C। बेटा देखो दोनों की स्टार्टिंग में C है, कार्बोनेट में भी C है, कैल्सिनेशन में भी C है। और जो सल्फाइड ओर्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए करते हैं रोस्टिंग। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, आप इस टेबल को एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। अब बेटा इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन, किसकी, कैल्सिनेशन की और रोस्टिंग की। सबसे पहले लिखते हैं रोस्टिंग के बारे में, क्या रोस्टिंग होती क्या है। बेटा रोस्टिंग की डेफिनेशन में आप लोग लिखोगे, द सल्फाइड ओर्स, द सल्फाइड ओर्स आर converted into metal oxides by heating strongly in presence of excess एयर। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है, कैल्सिनेशन की। एक बेटा इसमें एग्जांपल और लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। जिंक सल्फाइड का देखते हैं बेटा। जिंक सल्फाइड को आप लोग जब एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे, बेटे ये जो ट्रायंगल का साइन है ये हीट का सिंबल होता है। यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन लिख दी है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसे बैलेंस करने की ट्राई करनी है। ये तो हो गई बेटा रोस्टिंग की डेफिनेशन। अब लिखते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या था, कैल्सिनेशन बेटा सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैल्सिनेशन कौन सी ओर्स का होता है। बेटा ये होता है कार्बोनेट ओर्स का। द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड into their oxides by
heating strongly in limited air supply। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी डेफिनेशन कैल्सिनेशन की। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। एग्जांपल जिंक का ही लेते हैं बेटा, ZnCO3। ZnCO3 को जब आप स्ट्रोंगली हीट करते हो, कैसे, इन लिमिटेड एयर सप्लाई, तो बेटा किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये तो होगी बेटा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन। अब बेटा एक टर्म और पढ़ी थी हमने, वो थी रिडक्शन। ठीक है बेटा, एक बार रिडक्शन की डेफिनेशन और लिख लेते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। बेटा रिडक्शन प्रोसेस होता है आपका रिडक्शन में आप लोग लिखोगे मेटल ऑक्साइड्स आर reduced to their corresponding metals by using a suitable reducing agent like कार्बन, या फिर बेटा किससे कर सकते हैं, कोक से। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका भी ताकि क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ने लग रहे हैं। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना था, जिंक ऑक्साइड को जब आप रिड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो बेटा क्या बना रहा है, ये बनाएगा जिंक मेटल प्लस CO2। ठीक है, अब देखो बेटा ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, एक रिडक्शन, और साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा बेटा। यहाँ पे समझते हैं कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज होने लग रहा है। ठीक है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है आपका। देखो यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, मतलब जो जिंक ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो रहा है। और बेटा जो C है, C में देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये तो हो रहा है बेटा आपका रिडक्शन, और ये यहाँ पे क्या होने लग रहा है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है C में। C क्या है, किसका सिंबल होता है, C होता है कार्बन का। C से CO2 बन रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिंक ऑक्साइड से जिंक मेटल बन रहा है, तो मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम किससे जानते हैं, रिडक्शन से। ठीक है, इसमें अब बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कुछ कॉमन स्टेप्स जो किस में यूज़ होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन, मतलब उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, सैंड है, जो भी पार्टिकल्स एक्स्ट्रा उन्हें निकालना, उसकी कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर। ठीक है बेटा, अगला होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हमने पिछली टेबल में देखा था कौन से प्रोसेस है, रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो थर्ड स्टेप आता है हमारा, तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, उस मेटल को बिल्कुल प्योरीफाई करना। अब बेटा जितने भी हमने मेटल्स पढ़े हैं, कुछ मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ हैं जो मीडियम रिएक्टिव हैं, और कुछ हैं बिल्कुल लो रिएक्टिव। अब बेटा उनके एक एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि उसमें एक्सट्रैक्शन कैसे होती है मेटल की। अब बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है बेटा, अब इसका पहला एग्जांपल है सिनेबार।
बेटा ये वर्ड आपको याद रखना है, सिनेबार। सिनेबार क्या है बेटा, इससे निकलता है मरकरी। जो आपका मरकरी मेटल है इसका सिंबल क्या होता है, Hg। बेटा जो Hg मेटल कहाँ से मिलता है हमें, सिनेबार से मिलता है। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था, जो मेटल्स लो रिएक्टिव उनको डायरेक्ट हीट करते हैं, उनकी क्या होता है, रोस्टिंग। ठीक है बेटा, उनकी होती है रोस्टिंग। अब देखो ये हमें पता है लो रिएक्टिव सल्फाइड और से मिलेंगे। जैसे ही आप इसे रोस्ट करोगे तो बेटा किस में कन्वर्ट होगा, HgO, इसको क्या बोलते हैं, मरकरी ऑक्साइड, और साथ में मिलेगी SO2 गैस। अब बेटा हम इसे एक्सिस एयर में बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो बेटा जो HgO है ये फर्दर हीट होकर किस में टूट जाएगा, मरकरी और ऑक्सीजन में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें ये Hg मेटल हमारा मिल गया है। अब बेटा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कॉपर सल्फाइड Cu2S। CO2S को भी हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर। ये बेटा किस में टूटा, कॉपर ऑक्साइड, और साथ में क्या मिला, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही बेटा जब ये फर्दर हीट होगा तो बेटा कैसे बनेगा, ये जो ये बाकी CO2S है इसके साथ ही रिएक्ट कर जाएगा और हमारा कॉपर मेटल मिलेगा और हमें SO2 गैस मिलेगी। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस होता है किसके लिए, जो मेटल्स हैं लो रिएक्टिव। फॉर द लो रिएक्टिव मेटल्स हमें दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक तो मरकरी का रखना है और एक कॉपर का। अब बेटा मरकरी के लिए हमें याद रखना है सिनेबार। क्वेश्चन कई बार आ जाए, मरकरी को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेटा वो है सिनेबार। ठीक है, ये तो हो गए लो रिएक्टिव मेटल्स। अब बेटा अगला हम देखेंगे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कैसे निकालते हैं हम लोग। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, ये बेटा जो 3 स्टेप्स हैं ये तो हैं हमारे कॉमन रहेंगे हर चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। एग्जांपल ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है बेटा, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड, बेटा जो जिंक मेटल है वो हमें पता है सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है अर्थ में। अब बेटा सल्फाइड और है तो क्या होगी, रोस्टिंग, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा बेटा, SO2। ठीक है, ये तो एक सल्फाइड और का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसके साथ ही एक कार्बोनेट और का लूँ, जो जिंक हमें कार्बोनेट और में भी मिलता है बेटा। अगर जिंक कार्बोनेट को, यहाँ बेटा हीट आएगा, ये क्या हो रहा है, ये है रोस्टिंग। और हमें पता है अगर हमें कोई मेटल किस फॉर्म में मिले, CO3 जिंक कार्बोनेट मिले, तो बेटा इसको हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं। हीट करेंगे बेटा तो ये किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है बेटा, अब इससे आगे क्या प्रोसेस था, और इस प्रोसेस को बोलते थे बेटा हम कैल्सिनेशन। ये तो हो गया बेटा कैल्सिनेशन और ये रोस्टिंग। अब हमें देखो दोनों मेटल्स के ऑक्साइड हमें मिल गए हैं। अब इन ऑक्साइड्स का क्या करते थे बेटा, इन ऑक्साइड्स को हम लोग करते थे रिड्यूस, और इनका जो रिडक्शन होता था किसकी मदद से करते थे बेटा, हम लोग करते हैं कार्बन की मदद से। जैसे ही जिंक ऑक्साइड मिल गया बेटा, कॉमन जो हमें मिला है, जिंक ऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ कार्बन, या फिर हम क्या बोलेंगे कोक, कार्बन या कोक की हेल्प से हम लोग इसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने में क्या मिलेगा बेटा, जिंक मेटल प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिंक मेटल मिल गया हमें, लेकिन बेटा एक स्टेप अभी बचा हुआ है इनमें से। वो स्टेप क्या है, इनकी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम मेटल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा पहला एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है,
जैसे बेटा यहाँ पे जैसे हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो क्या है बेटा, अगर हम यहाँ पे इसको किसी हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा दें तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, वो उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो रिडक्शन मेथड है इसकी जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे जो जिसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा एक दूसरा, MnO2 का लेते हैं। MnO2 बेटा, Mn किसका सिंबल होता है, मैग्नीज। ठीक है बेटा, Mn होता है मैग्नीज का। अब जो एल्यूमिनियम है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम एल्यूमिनियम को और मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें तो बेटा ये हमें मिलेगा मैग्नीज मेटल प्लस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज मेटल। ठीक है बेटा, और बेटा जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि जो हमें मेटल मिलता है ना, मेटल हमें मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। वी गॉट द मेटल इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म पता है ना बेटा, पिघला हुआ मिलता हमें, मोल्टन फॉर्म में मिलेगा बेटा। इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी ज़्यादा हीट इसमें से प्रोड्यूस होती है कि जो मेटल मिलेगा ना बेटा ये पिघला हुआ मिलता है। ठीक है, अब बेटा इन जो रिएक्शंस हैं, जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इनको हम एक नाम से जानते हैं और वो बेटा नाम है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन। ठीक है बेटा, और ये जो थर्मिट रिएक्शन है ये कहाँ होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है, टू फिल दी क्रैक्स इन रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स। बेटा सबने देखी है जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो मेटल की बनी होती है ना, आयरन की बनी होती हैं ज़्यादातर। अब बेटा कुछ टाइम बाद जब काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो ये जो पटरी होती हैं, जो रेल की पटरियाँ हैं, ये जो मेटल की बनी होती हैं, इनमें छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। तो बेटा वहाँ पे हम लोग इस थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बेटा जो ये मेटल होता है Fe2O3 को जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा ये क्या बनाएगा, ये Fe मेटल बनाता है और Al2O3। ठीक है, हमें पता है ये जो रिएक्शन है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेटा जो हमें दोबारा आयरन प्योर मेटल मिलेगा वो एक मोल्टन स्टेट में होगा, और एक मशीन होती है बेटा जिसके अंदर ये रिएक्शन करवाते हैं। जब क्या करवाते, तो जब रेलवे ट्रैक्स को ठीक करते हैं तो बेटा उस मशीन के अंदर जब रिएक्शन करवाते हैं, जो आयरन है मोल्टन फॉर्म में हमें मिला। अब बेटा अगर पिघला हुआ है तो जो बीच में ऐसे टूट गया था ट्रैक, हल्का सा क्रैक आ गया था, उसमें जाके ये फिल हो जाता है और हमारे ट्रैक्स वगैरह ठीक हो जाते हैं। बेटा इसका फ़ोटो आप लोग देख सकते हो, फिगर 3.11 है बेटा, NCERT की बुक में है फिगर 3.11। वहाँ पे ये मशीन भी दिखाई हुई है कि मशीन कैसी होती है और वहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। वो रिएक्शन ये है, जो आपका आयरन ऑक्साइड है जो टाइम के साथ रस्ट फॉर्म में बन जाता है ट्रैक के ऊपर, तो बेटा एल्यूमिनियम के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा दोबारा प्योर आयरन की फॉर्म में हमें मिल जाता है और Al2O3 साथ में बनता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी मिडल रिएक्टिव। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं इनकी एक्सट्रैक्शन। अब हमारी आखिरी बस्ती है हाई रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, उनका तरीका होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा,
जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स आर extracted by the process of electrolysis। ठीक है बेटा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब बेटा जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है ना, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। जो हम लोग प्योर मेटल बनाते हैं, बिल्कुल जो मेटल, एक तो हमने रिडक्शन से मेटल हमें मिल गया, लेकिन उसको प्योरीफाई करने के लिए कैसे करते हैं, उसकी जो रिफाइनमेंट होती है बेटा, वो रिफाइनमेंट भी इलेक्ट्रोलिसिस से ही होती है। तो अपने जो टॉपिक है उसकी हेडिंग लिखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। इसका एक डायग्राम है, वो बना लेते हैं पहले। हाँ तो बच्चों को हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, इसका प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, सेम है जो इलेक्ट्रोलिसिस में होता था। अब बेटा इसके लिए जो एपरेटस पहले सेटअप होता है वो समझ लेते हैं। बेटा ये हमने एक टैंक लिया है जिसके अंदर हमने एक एनोड ली है, एक कैथोड, और ये ऊपर हमारा सर्किट है। ये क्या है बेटा, इसे की बोलते हैं, ये बैटरी है। और बेटा हमें पता है प्लस वाला क्या होता है, एनोड, और नेगेटिव वाला कैथोड। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम कुछ सॉल्यूशन लेंगे। मान लिया हमें बेटा मेटल, जो प्योरीफाई मेटल हमें चाहिए वो है कॉपर। ठीक है, तो बेटा हमें कॉपर सॉल्ट का ही एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बेटा आप जो भी मेटल रिफाइन करना चाहते हो, आपको उसी मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम देखें कॉपर को, तो बेटा हमने सॉल्यूशन किसका लिया, कॉपर सल्फेट का। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो बेटा हमें पता है जितने मेटल्स की रिफाइनमेंट होती है वो किस प्रोसेस से होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो है सेकंड पॉइंट से। वो क्या है, जो बेटा आपका इम्प्योर मेटल है, जो हमें अपना इम्प्योर मेटल हमें मिला है, मान लेते हैं पहले जो कॉपर था, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में था, CuO। बेटा इसको जब हीट करते हैं हम लोग, कॉपर सल्फाइड था, हीट करने के बाद हमें जो भी हमें कॉपर मिला, फाइनल जो हमें कॉपर मिलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। बेटा वो जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम क्या बनाते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं एनोड। ठीक है, जो बेटा जो स्ट्रिप लगाएंगे ना हम एनोड पे, वो हो गया इम्प्योर मेटल। ठीक है, और बेटा हमारे पास पहले से ही एक थिन स्ट्रिप रहेगी, जो बिल्कुल प्योर कॉपर होगा ना, उस प्योर स्ट्रिप को बना देंगे हम लोग कैथोड। ठीक है बेटा, जो सेटअप बनेगा, द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड बनेगा और जो प्योर मेटल है वो कैथोड। ठीक है, और बेटा जो ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, इस सॉल्यूशन को ही इलेक्ट्रोलाइट बोला हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी हम मेटल प्योरीफाई करना चाहते हैं, जैसे इस केस में कॉपर है, तो बेटा हमें कॉपर का ही सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर बेटा हम लोग यहाँ से जिंक को प्योरीफाई करते, तो बेटा हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड लेते, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते। जिंक मेटल का सॉल्ट है ये, इसी को बेटा सॉल्यूशन बनाते, फिर हम जिंक को प्योरीफाई करते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 स्टेप आ गए। ऑन पासिंग करंट, जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करते हो, प्योर मेटल डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा इसमें देखो कुछ प्योर मेटल भी है और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। जैसे ही आप करंट का फ्लो स्टार्ट करोगे, करंट +2 माइनस जाएगा ऐसे, तो बेटा इसके अंदर जो भी प्योर मेटल होगा वो ब्रेक होके इस सॉल्यूशन में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
इन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। बेटा एक चीज़ बताओ, इसमें पहले से ही कॉपर मिक्स है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो बेटा क्या करेगा, वो फिर इस पर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाए। देखो इस पर माइनस चार्ज है और हमारा कॉपर किस में टूटता है, Cu2+ आयन, पॉजिटिव आयन में टूटता है बेटा कॉपर। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो बेटा जितना भी इसमें मिक्स होगा ना, मान लिया इसमें 1 ग्राम कॉपर मिक्स हुआ इससे टूटकर, तो बेटा ये 1 ग्राम कॉपर ही इस पर जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो बेटा 5th पॉइंट यही था, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब बेटा जब आप इसे डालोगे ये तो होगी बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप, और ये मान लिया ये इतनी मोटी स्ट्रिप है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ये स्ट्रिप पतली होती जाएगी और ये मोटी होती जाएगी, क्योंकि इस पे से क्या हो रहा है, इस पे बेटा जो प्योर कॉपर है वो ब्रेक होके सॉल्यूशन में मिक्स होता है, सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद यहाँ पे जाके चिपक जाता है, Cu2+ के जो कॉपर है हमारा वो यहाँ पे जुड़ता जाएगा, और बेटा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। अब बेटा इम्प्योरिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, कुछ ऐसी होंगी जो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगी उसमें सोल्यूबल होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो उसमें मिक्स नहीं हो पाएंगी। अब बेटा ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो मिक्स नहीं हो पाती वो बेटा इसके नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं इम्प्योरिटीज़, और बेटा इन इम्प्योरिटीज़ को जो नीचे डिपॉजिट होंगी उसे बोलते हैं एनोड मड। अब इसे एनोड मड क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे जमा होती है। ठीक है, और हमें पता जो एनोड थी वो इम्प्योर मेटल था, अब भाई एनोड इम्प्योर है तो इसलिए इसको एनोड मड बोल दिया है। देखो 6th पॉइंट ये लिखा हुआ है, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज नोन एज एनोड मड। ठीक है बेटा, उम्मीद है एनोड मड के बारे में समझ में आ गया होगा कि जितने भी इम्प्योरिटीज़ जो सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल हैं, जो उसमें मिक्स नहीं हो पाती हैं, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम जानते हैं एनोड मड के नाम से, कि भाई इम्प्योरिटीज़ हैं जो एनोड के नीचे सेटल हो गई हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। उसके अलावा बेटा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।